अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पाकिस्तान में फ्रॉड होना कोई नई बात नहीं है। ये हम कुछ और वीडियोस भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ महकमों के हवाले से बता चुके हैं। इवन हम ऐसे महकमों के बारे में बता चुके हैं जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी से है कि उनके साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं। लेकिन एक पाकिस्तान में तबका ऐसा है या एक पाकिस्तान में साइड ऐसी है कि उसके हवाले से अगर कोई मुजरिम भी होगा तो फ्रॉड करते हुए 10 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो मजहब से हो सकता है या किसी फिरके से हो सकता है। तो एक पीर साहब के साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड है जी ये 50 करोड़ रुपए का। ये पीर साहब कौन है ये भी डिटेल आपको बताएंगे। ये फ्रॉड किसने किया, ये फ्रॉड किस तरह से हुआ, उन्हें ट्रैप कैसे किया गया, पूरी डिटेल से स्टोरी जानिए। हमने जो सुबह व्लॉग किया था और जिसके अंदर हमने बताया था कि नए डबल शाह आ गए हैं लाहौर के अंदर, उन्होंने अपने कोलीग्स, अपने पुराने बैचमेट्स आप जो हैं उन सबको लूट लिया। तो उसके बाद लोगों ने कहा जी कि और इसके ऊपर डिटेल से बात करें। ये तो बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो कि जहाँ पे इस टाइप के इंसिडेंट्स ना हो रहे हों। तो ऐसा फ्रॉडिस्तान है पाकिस्तान के अंदर कि बस के अंदर लोगों को लूट लिया जाता है, कोई जैली मशरूबात दे के लोगों को लूट लिया जाता है। मस्जिद के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी अपना गुर्दा पकड़ के बैठा होता है कि इसको मैंने चेंज करवाना है और इसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। वहाँ पे लूट लेते हैं। कोई ख़वातीन को लेके आ जाते हैं कि मेरी बच्ची है जी, इसकी शादी होनी है, अब समझ नहीं आ रही कि इसकी शादी कैसे होगी, उसके नाम पे लूट लिया जाता है। जितने पाकिस्तान के अंदर आपको केमिस्ट की दुकानें मिलती हैं ना, जो फार्मेसीज़ होती हैं, केमिस्ट की दुकानें होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उनके सामने कोई ना कोई बाबा खड़ा होगा, कोई ना कोई माई खड़ी होगी जिसके हाथ में रिपोर्ट्स होंगी। और वो कहेगी जी बस आप दवाई लेते हैं, दवाई, और साथ ये भी कहेगी जी आप ऊपर से डिब्बी फाड़ दें, बेशक सिर्फ दवाई दे दें मुझे लेके। और वो जब आप दवाई लेने जाते हैं तो वही दवाई वो बेच देती हैं दोबारा उसी मेडिकल स्टोर में या किसी और मेडिकल स्टोर में आधी कीमत में उनको बेच के आ जाती हैं। या फिर ये है कि उस दवाई के और बड़े मिसयूज़ होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर तो हर जगह पे फ्रॉड हो रहा है, तो और को मज़ेदार सा फ्रॉड की बताएं जो डिफरेंट हो, जो हमें समझ ना आए या हमने पहले सुना ना हो। तो एक पिछले दिनों फ्रॉड हुआ था यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और बहुत बड़े पीर हैं। अच्छा, इतने बड़े पीर हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके मरीद हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनके मरीद हैं। अब उनके साथ जो फ्रॉड हुआ, फ्रॉड बड़ा मज़ेदार हुआ। आप देखो कि फ्रॉडिये कितने तेज़ लोग होते हैं। तो पीर साहब ज़ाहिर है हर रोज़ शाम के वक्त बैठते हैं, अपनी महफिल लगाते हैं। तो महफिल लगा रहे थे तो एक दिन एक साहब आए, अच्छा, बड़ी सी गाड़ी पे, वो बड़ी ठीक ठाक किस्म की गाड़ी पे, और बड़े लगते उस कपड़े शपड़े भी उन्होंने बहुत अच्छे पहने हुए थे। और पीर साहब का उन्होंने हाथ चूमा, उनके घुटनों का हाथ लगाया और साथ बैठ के तो पीर साहब बात करते रहे, गुफ्तगू करते रहे। और जब वो रुके तो उन्होंने कहा जी कि पीर साहब मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। तो पीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इस तरह था कि आज से 6-7 साल पहले मैं आपके पास आया था और बहुत बुरे हाल थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब बड़े अमीर होते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो सब लोगों ने हमें लूट लिया और बहुत ही गुर्बत में मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। यानी मकान भी नहीं था, सवारी भी नहीं थे, घर के लिए सब्ज़ी और तरकारी के और खाने पीने के पैसे भी नहीं थे, बच्चों की फ़ीस अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और मैं आपके पास यहाँ आया था और इसी तरह जैसे सारे लोग बैठे हैं उसी में बैठा हुआ था। तो मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी और आपने मेरे लिए दुआ भी की और मुझे थपकी भी दी, और साथ ये कहा कि बेटा 6 महीनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा करम करेगा। ठीक है। कहना मैंने आपकी बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता था तो इसी किस्म की दुआएं मिलती थी, इसी किस्म की थपकियाँ मिलती थी। तो मैंने उनको जो पिछली थपकियाँ थी उसी में से एक थपकी समझा, तो मैं चला गया। लेकिन कहने लगे जी अगले दिन इस तरह हुआ कि मेरी बीवी आई और उसने कहा जी कि मेरे ये झुमके बच गए थे 2, और मैं अब ये समझती हूँ कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं, जब घर पे फाके हो रहे हों तो इनका क्या फ़ायदा। तो आप ये जेवर मेरा ले जाएं और इससे कोई बेच के इसको तो कुछ हमें खाने पीने के लिए ला दें और बाकी आपको कारोबार की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा जी वो झुमके मैंने बेचे, और बेचने के बाद मैंने कुछ सामान अपने घर में डाला खाने पीने का, और उसके बाद जो बाकी पैसे मेरे बचे थे वो मैंने सोचा कि इसका मुझे कोई कारोबार करना चाहिए। ठीक है। तो कहने लगे जी मैं गुजर रहा था किसी साइड पे, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग तामीर हो रही थी। तो मैं उस बिल्डिंग के मालिक के पास चला गया और मैंने कहा जी मैं ठेकेदार हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा यार मैंने ठेकेदार को एक ठेका तो दे दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई और काम हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली ट्राई करूँगा। तो कहने लगे जी मैं चला गया। कहते अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजरा तो उसने मुझे बुला लिया फौरी तौर पर। उसने कहा कल तुम मेरे पास आए थे ना? मैंने कहा जी हाँ आया था। उसने कहा यार कल ही जो ठेकेदार मैंने फाइनल किया था, कल ही मैंने आपसे बात की, वो ठेकेदार भाग गया। ठीक है। तो अब आप ये काम ले लो।
लेकिन मैं तुम्हें एडवांस नहीं कुछ दूंगा, क्योंकि पिछला बंदा जो था एडवांस लेके चला गया था। तो मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल ठीक है, मुझे एडवांस की ज़रूरत ही नहीं, मैं पहले काम करूँगा, फिर आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। क्योंकि मेरे घर में कहने लगा जी जो साजो सामान था मैंने घर में डाल दिया था, बच्चे अब भूखे नहीं मर रहे थे। तो वो कहने लगा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया, और कुछ मेरे पास पैसे भी थे, मैं अपने मज़दूरों को पैसे दे सकता था। तो मैंने फौरी तौर पर कुछ मज़दूर हायर किए और उसकी बिल्डिंग में काम करना शुरू कर दिया। काम मैंने दिल लगा के किया। तो हफ्ता वो बंदा मुझे वॉच करता रहा। जब उसने देखा कि मैं वाकई तसल्ली बख्श आदमी हूँ, ज़बरदस्त आदमी हूँ, तो उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट भी किया और फिर मुझे पैसे भी दे दें। कहते हैं वो जब मैं काम करता रहा तो और भी लोग देखते रहे कि यार ये बड़ा ईमानदार आदमी है, खुद अपने हाथों से इंटेंट होता है, मसाला बनाता है और ज़्यादा डिलीवर कर रहा है, मजदूरी कम ले रहा है और अपने मजदूरों को भी पैसे वक्त पे दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा भी काम करते हैं। तो कहने लगे उसी महल्ले में मुझे 3-4 काम मिल गए। ठीक है। और उससे मुझे थोड़े से पैसे भी बच गए। जब बच गए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को एक्सपेंड करता चला गया। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और आपकी पीर साहब दुआ थी कि मुझे ना बड़ी जल्दी काम मिलने शुरू हो गए और मैं फिर शहर का बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया। ओके। इस दौरान कहने लगा जी मैं लाहौर चला गया और वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मेरा जंप लगा, मैं कराची चला गया और कराची में जाके अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि अब मैं अरबपति हूँ माशाल्लाह। ओके। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट है मेरे, बिल्कुल। तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कराची से। और ये सब कुछ जो है ये 6 महीने के अंदर हो गया? नहीं, 6 महीने के अंदर नहीं हुआ। 6 महीने का तो पीर साहब ने उनसे कहा था ना कि 6 महीने के अंदर तुम्हारी मुकद्दर बदल जाएगा। तो इस स्टोरी को कह रहे हैं 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल बाद में आपका मुकद्दर मेरा 6 महीने में तब्दील हो गया। ठीक है। ओके। उन्होंने कहा 6 महीने में आपका जो मेहरबानी थी उससे मेहरबानी हो गई, आपकी दुआ का सदका। तो पीर साहब बड़े खुश हुए कि यार ये मरीद है, चले इसका मुकद्दर बदल गया। और साथ जो सारे लोग वहाँ बैठे थे वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह करने शुरू हो गए। तो पीर साहब की गुडविल में बड़ा इजाफा हो गया कि मैं मरीदान को कहता होता था कि मेरी दुआओं में बड़ा असर है। अब देखे सामने एक मिसाल पड़ी हुई है, बैठी हुई है। ठीक है। और वो बंदा कह रहा है कि मैं अरबपति हो गया। तो पीर साहब ऐसे जोड़े होकर बैठ के वहाँ पे। तो उसके बाद उसने कहा जी मुझे आप इजाज़त दें, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था, ज़ियारत के लिए आया था, क्योंकि मैं महसूस करता था कि अब अगर मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा तो ये जो ना बहुत ज़्यादा एहसान फरामोशी हो गई। ठीक है। तो मेरा जो सदका जारिया आपने फरमाया है उस पर ज़ाहिर बड़े फूल लगे हुए, फल लगे हुए। और साथ उन्होंने पीर साहब का हाथ चूमा और चूमने के बाद उन्होंने कहा सर ये मेरी तरफ से एक नजराना है, ये आप कबूल करें। ठीक है। तो एक बड़ा सा इतना सा लिफाफा जो था ना पीर साहब के, तो पीर साहब ने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है। उसने कहा नहीं जी मुमकिन नहीं है, मैं कराची से इसीलिए आया। तो बहरहाल हाथ चूम के वो निकल गया। पीर साहब जो उसे दरवाजे तक छोड़ने गए, छोड़ के तो वो बड़ी सी गाड़ी में बैठ के निकल गया। बाद में पीर साहब ने जब लिफाफा खोला तो उसमें 15 लाख रुपए थे। अच्छा। तो पीर साहब बड़े खुश हो गए, 15 लाख रुपए का नजराना दे गया बंदा, और साथ पल्ले बल्ले भी हो गई, हर तरफ पीर साहब जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो पीर साहब बड़े खुश हुए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कोई नंबर ही नहीं लिया उससे, उसके कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है मेरे पास उसका। ठीक है। तो बहरहाल पीर साहब ने 15 लाख रुपए लिए और उसको खर्च किया, जो भी है जैसे भी होता। अब 1.5 महीने बाद इस तरह हुआ कि 1.5 महीने बाद वो बंदा दोबारा आ गया। अच्छा। दोबारा आके अब पीर साहब ने उसको पहचान लिया दूर से ही, वो गाड़ी खड़ी हुई, वो आया और वहीं से फिर उसे झुक के अंदर आके चलना शुरू कर दिया आगे पीर साहब की तरफ कमर नहीं करनी उसने, और ऐसा झुका हुआ है, चली जा रहा है आगे। और आते ही पीर साहब के उन्होंने हाथ चूम लिए, पाँव को हाथ लगाया और फिर घुटनों को हाथ लगाया। तो पीर साहब ने उनको साथ बिठाया और थपकी दी उसको, कहने लगे, सबको बताया कि जी ये मेरे मरीद हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी है, पिछली मरतबा भी तशरीफ़ लाए थे, तो बड़े अच्छे इंसान है और बहरहाल अल्लाह का रहम है, करम है, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं जी, बस अल्लाह ताला का फजल होता है, हम दुआ कर देते होते हैं, दुआ कबूल हो जाती है कभी। ठीक है। तो बस कबूल हो गई इनकी, और लोगों ने सुभान अल्लाह कहा। तो उन्होंने फिर दोबारा वो तकरीर कर दी बंदे ने कि जी मैं इस तरह आया था तो इनकी बड़ी मेहरबानी है, इस तरह हो गया। तो उसके बाद फिर दोबारा उसने पीर साहब से कहा कि मुझे इजाज़त दे। पीर साहब ने कहा नहीं, इस बार तो आप खाना खा के जाएंगे मेरे साथ। ठीक है। वैसे तो नहीं जा सकते। अच्छा। तो खाना मंगवाया गया, उन्हें खाना खाया। उसने कहा जी ज़ाहिर है मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि आपके दस्तरखान पे मैं आपके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो खाना खाने के बाद दोबारा उसने कहा जी मुझे इजाज़त दें, मैं वापस सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और जाते हो फिर एक कितना बड़ा लिफाफा देगा। अच्छा। पीर साहब ने देखा तो 12 लाख रुपया था उसके अंदर। तो पीर साहब बड़े खुश हो गए। उसका बंदा चला गया। अच्छा। जाने के बाद ना कोई तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद दोबारा आ गए। ठीक। अब पीर साहब जो है उसको सब लोगों में पहचानते हैं, बल्कि कोई 2 लाख बंदा भी हो तो पीर साहब फ़ौरन पहचान जाएंगे उनको। ज़ाहिर है बंदे ने पैसे दिए, एक बार 15 लाख दे गया, दूसरी मरतबा 12 लाख रुपये दे, 27 लाख रुपये 27 लाख रुपया हो गया पीर साहब के पास। तो ज़ाहिर है ऐसा बंदा जो था ना वो कैसे भूला जा सकता।
दोबारा आया, पीर साहब उठ के मिले, इस बार बगलगीर हो गया, उसने थपकी दी उसको, साथ बिठाया, खाना मंगवाया बगैर पूछे हुए, और लोगों से बताया कि जी ये हमारे दोस्त हैं, ये कराची से आते हैं और बड़े शानदार आदमी हैं, और साथ उनसे कहा भाई नंबर दे जो, पिछली मरतबा तो आपने 9 मरतबा आए नंबर ही नहीं दिया। तो उसने कहा जी मेरा नंबर लिखें आप पीर साहब। तो पीर साहब ने अपना मोबाइल लेके लड़के से कहा भी नंबर इनका फ़ीड करो, तो मरीज़ ने नंबर फ़ीड कर दिया उनके साथ। तो इस बार फिर दोबारा वो बैठा, और बैठने के बाद पीर साहब की उसने तारीफ़ की, और फिर कहने लगा जी मुझे इजाज़त है, मैं बस आया था, बस आपसे मिलना था, एक छोटा सा तोहफ़ा आपके लिए लेके आए हैं अगर आप कबूल करें। अच्छा, तीसरी बार फिर तोहफ़ा? हाँ तोहफ़ा। तो पीर साहब ने कहा नहीं भाई आप पहले बहुत मेहरबानी कर चुके हैं, तो हम दरवेश हैं, हम दरवेश इस तरह नहीं किसी के पैसे लेते और किसी से मतलब। उसने कहा नहीं पैसे नहीं लेके आया सर मैं आपको ना, मैं एक छोटा सा तोहफ़ा है, नजराना है, और ख़ुद आप फरमाया करते हैं कि नजराने देने चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, तो आप ज़रा बाहर तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको नजराना दिखाना चाहता हूँ। पीर साहब बाहर गए तो एक न्यू मर्सिडीज़ गाड़ी अच्छा उन्हें खड़ी हुई थी, मर्सिडीज़ गाड़ी। अच्छा, तो उसने कहा हजूर ये चाबी है, तो ये गाड़ी आपके लिए मैं लेके आया। तो पीर साहब ने कहा नहीं 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 ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, मैं नहीं ले सकता। तो वह दरवेशों का क्या काम है कि वो मर्सिडीज़ गाड़ियों में बैठे हैं। उसने कहा सर देखें सवारी है, अल्लाह ताला ने कहा है कि बड़े लोगों की सवारियाँ बड़ी होनी चाहिए, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरी दी हुई गाड़ी में आप तशरीफ़ रखे हैं, इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कबूल करें, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने इसको लेके वापस नहीं जाना। तो पीर साहब ने बहरहाल चाबी वसूल कर ली, जैसे अमूमन थोड़ा सा असरार करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद फिर ड्राइवरों ने बिठा के दिखा भी चल, और ड्राइवर जो था उसकी गाड़ी चलाई, और पीर साहब पीछे बैठे और गाड़ी चला के देखी, और 10 दूसरा मरीद भी साथ बैठा हुआ है। फिर मरीद ने उनका हाथ चूमा, उसके बाद निकल गया। ठीक है, कराची चला गया। अब पीर साहब जो गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइवर के साथ पीछे बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी S क्लास गाड़ी मर्सिडीज़। 4-5 दिन बाद पीर साहब ने उनको फ़ोन कर दिया खुद, उससे पूछा जी भाई अब्दुल वही साहब क्या हाल है आपका। अच्छा, अब्दुल वही साहब ने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह पीर साहब, मेरे तो वक्त खुल गए, मेरे नसीब खुल गए कि आपने मुझे फ़ोन फरमा दिया। ये अब्दुल वहीद नाम है इनका? अब्दुल वहीद साहब। ठीक है। उन्होंने कहा जी पीर साहब आपने कमाल ही कर दिया, ये तो मेरा नसीब। और सबको कहा कि आ जाएं जी, आप सब आ जाएं इधर, और साल लाउड स्पीकर उन्होंने ऑन कर दिया कि लें जी सुने जी मेरे पीर साहब आएँ। कि इस साइड से जनाना आवाज़ आई, पीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं इनकी बीवी हूँ। फिर एक साइड से बच्चे की आवाज़ आई, पीर साहब आप हमारे आइडियल हैं, आपकी तस्वीरें लगी हैं हमारे घर में, ठीक है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इस टाइप की आवाज़ आई। फिर जो बाकी लोगों ने कि पीर साहब मैं ड्राइवर हूँ इनका, पीर साहब मैं इनका सिक्योरिटी गार्ड हूँ, पीर साहब मैं इनका खानसामा हूँ, अच्छा, आपकी तस्वीरें लगी हैं पूरे घर में, हमारे लिए दुआ कीजिए। पीर साहब कमाल हो गई यार, ये इतना ज़बरदस्त किस्म का मरीज तो हमें कभी मिला ही नहीं। पीर साहब की रेटिंग पूरी सर फुल रेटिंग है सारे। तो पीर साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप करते क्या हैं? तो उसने कहा सर मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का। इस तरह होता है कि मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, और वो सरमायाकारी कर देते हैं, तो पैसा उनका होता है, मैं प्लॉट ख़रीदता हूँ, कमर्शियल प्लॉट, और ख़रीदने के बाद उसको बना देते हैं, बनाने के बाद वो 2-4 महीनों में बिक जाता है, और प्रॉफिट उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है पीर साहब। तो इस तरह है कि फिर प्रॉफिट आधा कर लेते हैं, ये मेरा काम है। ठीक है, और इस वक्त भी कराची के अंदर कुछ 14-15 प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, आपकी दुआ है बस। देखें मैं तो, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो घर में खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने रहम किया, तो अब लगे हुए हैं जी। देखें मैं 37 मंजिल की बिल्डिंग बना रहा हूँ कराची के अंदर। अच्छा, तो ये सब आपकी दुआओं का सदका। ठीक है। ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा चौधरी साहब एक सेकंड, ये पीर साहब कौन है? मैं आगे चल के बताता हूँ ना आपको। अच्छा। अभी इतने तावले ना हो ना आप। अच्छा, थोड़ा होल्ड भी करें। आपने सस्पेंस इतना क्रिएट कर दिया है कि नहीं सस्पेंस नहीं यार, वैसे मैं बता रहा हूँ मजेदार स्टोरी मजे की है। नहीं बहुत मजे की, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ये हैं कौन। अच्छा मैं बताता हूँ आगे चल के। तो बहरहाल इस तरह किया कि पीर साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे हमारे अपने मरीदैन भी हैं, कुछ अल्लाह ताला ने हमें भी पैसे दिए हैं, तो हमारी भी इन्वेस्टमेंट करा दिया करें। उन्होंने कहा पीर साहब ये तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, ये कौन सा ऐसा काम है, बिल्कुल आप हुक्म करें, कोई ऐसा इशू नहीं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक। तो चले उसके बाद वो साल तकरीबन 2-4 महीने और गुजर गए। तो उसके बाद फिर मरीज साहब आए तो उन्होंने कहा कि पीर साहब इस मरतबा ना हमने यहाँ पे एक 11वीं शरीफ का ख़त्म करवा रहे हैं, तो उसकी सदारत करनी है आपने इस्लामाबाद के अंदर। हमने अपने दोस्त अहबाब बुलाए हुए सारे के सारे, मैंने एक फार्म हाउस यहाँ पे ख़रीद लिया, तो अब मैं आपके करीब ही रहा करूँगा ताकि रोज़ आपके साथ कभी मुलाकात हो जाए। तो महीने में एक दो मरतबा आता हूँ, लेकिन चले प्रॉपर्टी बन गई, आपके करीब हैं, कभी फैमिली छोड़ दिया करूँगा ताकि आपकी ज़ियारत करते रहे। ठीक है। तो पीर साहब ने कहा ठीक है, जब कब है? उन्होंने कहा जी परसों है जी। तो परसों बस आप ना तशरीफ़ लाएँ और मैं अपने दोस्तों से मुलाकात करवाता हूँ आपकी, और उसके बाद फिर हम
ज़रा हमारे लिए एजाज़ की बात होगी, फैमिली को भी लेके आऊँगा। तो अगले 3 दिन का वक्त तय हो गया जी। तो 3 दिन बाद वो कुछ 6-7 गाड़ियाँ लेके आए जी पीर साहब के घर। ठीक है। पीर साहब को बड़े एजाज़ के साथ उन्होंने गाड़ी में बिठाया और इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे आर्चर्ड स्कीम जो है ना, उसके अंदर एक बड़ा सा वो फार्म हाउस और उसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, नीचे कारपेट्स बिछे हुए हैं, आगे एक बहुत बड़ा खैमा लगा हुआ है, खैमे के अंदर 300 लोग बैठे हुए हैं। 4-4 एकड़ के फार्म हाउस हैं। हाँ, बड़ा एकड़ फार्म हाउस है और उसके अंदर जी वो जो है खैमा लगा हुआ और प्रॉपर उसके अंदर ना गर्मियों के दिन थे, एसी लगे हुए हैं और खाने पकवान पकी जा रहे हैं। ठीक है। सारे नात खान इकट्ठे किए गए हुए हैं। अच्छा। बड़ा बड़ा नात खान है वहाँ पे और लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, नातें पढ़ी जा रही हैं साथ। ठीक है। पीर साहब को उन्होंने बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया और उसके बाद फिर हम तो सना का बड़ा सिलसिला चला। सब लोग वाह वाह करते रहे, सुभान अल्लाह करते रहे। फिर सब लोग लाइनों में लग के उन्होंने पीर साहब के हाथ चूमते रहे सारे। और सूट से, कपड़ों से, गाड़ियों से बड़े आदमी लगते थे सारे के सारे। पीर साहब ने तो कभी देखा ही नहीं था ये कि ऐसा भी हो सकता है इनकलाब। ठीक है। बहरहाल उसके बाद वो उन्होंने खाना खोला, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खाना, और उसके बाद सारे जो चले हो गए। फिर आखिर में सिर्फ मेज़बान रह गए, पीर साहब रह गए। तो पीर साहब ने कहा कि यार वो मैंने आपसे भाई बात की थी कि हमारे भी पैसे लगा दिए। उसने कहा जी पीर साहब मसला ही कोई नहीं है, वैसे तो आप वैसे ही मेरे पार्टनर हैं बगैर पैसों के, आप मुझे बताया करें, मैं अपने प्रॉफिट के अंदर से 25% आपको दे दिया करूँगा सर। उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा दिया हुआ है। पीर साहब ने कहा हम चाहते हैं कि हमारे पैसे भी इन्वेस्ट हो जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं, पीर साहब हो जाएगा। तो उन्होंने 10 करोड़ रुपये पीर साहब ने उनको दे दिया। ठीक है, कि ये पैसे हमारे हैं, आप इन्वेस्ट कर। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक। अब 10 करोड़ रुपये पीर साहब का लग गया जी। तो तकरीबन इस दौरान वो आता रहा, थोड़े थोड़े पैसे भी देता रहा, पीर साहब की खिदमत भी करता रहा। कभी अपने फार्म हाउस में बुला लिया, उससे पीर साहब का खाना कर लिया। तो पूरा लॉन बड़ा सा, उसके अंदर सिर्फ एक टेबल लगी है, 2 बंदे खाना खा रहे हैं वहाँ पे, बाकी सारे वेटर्स हैं वहाँ पे। ठीक है। तो बड़ा शाही किस्म का उनको ना वो स्वागत करता था उनका, प्रोटोकॉल। तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर उसके बाद वो एक दिन आया और 13 करोड़ रुपये ले आया। अच्छा। उसने कहा जी वो जो आपने 10 करोड़ रुपये दिए थे तो उसको हमने इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद उसमें से 16 करोड़ रुपये हमें बचत हुई। 6 करोड़ बचत हो गई, 16 करोड़ रुपये का बिका। तो ये आपकी असल अमाउंट 10 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपये आपका मुनाफा ने मेरी तरफ से कबूल करें। अच्छा। तो बड़े बड़े बक्से जिसके अंदर नोट पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ, बंदे, गार्ड्स। तो वो तो पीर साहब तो परेशान ही हो गए कि यार कमाल हो गया, इतने पैसे और इतनी जल्दी, और नहायत ईमानदारी से सारे नोट वापस आ गए। तो पीर साहब ने कहा कि भाई मैं इनके क्या करूँगा, आप इनको री इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, ये आपका हिस्सा है, मैं री इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं मेरे पास अभी सर को प्रॉपर्टी भी नहीं है कि जिसके अंदर पैसे लगा। पीर साहब ने कहा नहीं रखो बेटा, आप अपने पास रखो। तो मेरी तरफ से आप 13 करोड़ हो गए आपके पास। ठीक है। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर 13 करोड़ को फिर उसने खुशखबरी सुनाई कि 15 करोड़ हो गए सर, 2 करोड़ रुपये आपके और बच हो गए। ठीक है। तो 10 करोड़ 15 करोड़ में बदल गया। तो अब देखें 50% प्रॉफिट, और थोड़े से दिनों में इतना प्रॉफिट कहाँ होता है। तो इस दौरान पीर साहब ने सोचा कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, बंदा बड़ा ईमानदार है, और साथ वो कह रहा है कि जी जब आप कहेंगे तो पैसे आपके मिल जाएंगे। पीर साहब ने बल्कि एक बार कहा कि यार 15 करोड़ रुपये कितने दिनों में मिल सकता है। वो कहता है जी 24 घंटे में मिल सकता है पीर साहब, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने कहा जी आप फिर परसों ले आए। उसने कहा जी मैं ले आता हूँ। परसों वाकई ले आया वो। ठीक है। पीर साहब ने कहा यार ये तो बड़ा वादे का पाबंद है, क्योंकि ये बक्सों में पैसे भर के ले आया। तो अब तो डाउट है ही नहीं ना कोई, बिल्कुल डाउट है। तो पीर साहब ने फिर अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। अच्छा। धड़ाधड़ उन्होंने पैसे दिए कि इनको 50 करोड़ रुपए जो उन्होंने दे दिया। ठीक है। तो बंदे ने कहा जी कोई मसला नहीं है। अब कराची में उन्होंने कहा जी बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर आपका हिस्सा पड़ गया हुआ है, कोई 6 अरब रुपये की बिल्डिंग है, 50 करोड़ आपका है उसका। ठीक है। 6ठे हिस्सेदार आप हैं। ओके। तो बड़ी महंगी बिकेगी इंशाल्लाह ताला। तो पीर साहब बड़े खुश के वहाँ पे हो रहे। तो कहते हैं कि मैं किस दिन चक्कर लगाऊं कराची। पीर साहब का हो ज़रूर, जब आपका दिल करे। तो मैं उनसे कहा पीर साहब मैं प्रॉपर आपको अपना जेट भेजूंगा। अच्छा। उस प्राइवेट जेट में, चार्टर्ड फ्लाइट में आप आएंगे सारे। ठीक है। तो पीर साहब ने कहा जी बहुत अच्छा, ज़बरदस्त है सर। तो पीर साहब जो ना तैयार हो गए, वो बाकायदा एक चार्टर फ्लाइट आई यहाँ पे इस्लामाबाद में, पिंडी में। अच्छा, फ्लाइट आई जी। अच्छा। 6 सीट्स का जहाज़ थी। ठीक। पीर साहब उसके फर्स्ट टाइम चार्टर फ्लाइट में कराची के कराची गए तो सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में लेके गया। वो बिल्डिंग चल रही थी, वहाँ पे लोग लगे हुए थे, काम हो रहा था सारा। उसने कहा देखा माशाल्लाह बिल्डिंग कितनी बड़ी। ठीक है। पीर साहब खुश हो गए। तो उसके बाद फिर उसी फ्लाइट पे उन्होंने वापस छोड़ा उनको पिंडी। तो अब तो डाउट था ही कोई नहीं। ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन पीर साहब ने फ़ोन किया तो वो फ़ोन बंद था। पीर साहब ने सोचा कि शायद ज़ाहिर है बंदा फ्लाइट में होगा, कहीं हो सकता है बिजी होगा।
दोबारा फ़ोन किया तो दोबारा फ़ोन बंद था, फिर फ़ोन किया तो फिर फ़ोन बंद था। तो दिन पूरा पीर साहब लगे रहे। अच्छा। तो सारा दिन फ़ोन बंद था। ठीक है। अब पीर साहब थोड़े से खटके के पता नहीं क्या हो गया यार ये। तो उन्होंने अब मरीजों को बता भी नहीं सकते, तो अपनी फैमिली के कुछ लोगों को बताया कि यार फ़ोन करने नहीं हो रहा। उन्होंने भी फ़ोन किया तो स्विच ऑफ था। अब थोड़ा सा पीर साहब को अजीबोगरीब से ख्वाब आने शुरू हो गए, यार क्या हो गया। अब पीर साहब मसलसल फ़ोन कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे हैं, 3-4-5 दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं हो रहा। मीनवाइल एक अजीब सा वाक़या हुआ कि पीर साहब के पास एक बंदा आ गया। बंदा आके उसने कहा सर आप बड़े आदमी हैं लेकिन एक इशू है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बात ना फैले तो बेहतर है। पीर साहब ने क्या है, उन्होंने कहा जी मेरी मर्सिडीज़ गाड़ी है, मैं किराए पे गाड़ियाँ देता हूँ। ठीक है। तो एक साहब ने आपके नाम पे किराए पे गाड़ी ली थी। अच्छा, इन्हीं के नाम पे? इन्हीं के नाम पे। अच्छा। आपका शनाख्ती कार्ड लगा हुआ है। ठीक। तो अब वो पहले तो बाकायदगी से पैसे देते रहे, अब पिछले 2 महीनों से पैसे नहीं दे रहे। तो हम इसलिए आए हैं कि या तो उसका किराया दे दें या फिर गाड़ी हमारे हवाले कर दें। तो गाड़ी के साथ किराया भी हमारे हवाले कर दें। ठीक है। तो पीर साहब बड़े परेशान हुए, कहने लगे यार कौन सी मर्सी गाड़ी। उसने गाड़ी दिखाई, नंबर, उन्होंने कहा जी ये सर नंबर है और ये इसके कागजात हैं। हाँ। और मेरा रेंट ए कार का काम है और ये मैं शादी ब्याह पे गाड़ियाँ चलाता होता था। तो मुझे वो साहब आपका शनाख्ती कार्ड लेके आए और उन्होंने कहा जी ये पीर साहब को गाड़ी चाहिए, तो मैं मरीद हूँ उनका, तो उन्होंने मुझे डबल पैसे दिए उसके। अच्छा। तो पीर साहब को अचानक याद आया कि हाँ, जब वो दूसरी मरतबा आया था तो उससे मेरा शनाख्ती कार्ड भी लिया था एक बार कि आप शनाख्ती कार्ड देते, मैं आपका अकाउंट खुलवा देता हूँ और बल्कि मैं ऐसा एक मैंने कंपनी बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपकी शेयर होल्डिंग कर सकता हूँ। तो हाँ, ये तो उस वक्त क्या था ये सर मेरा शनाख्ती कार्ड। तो पीर साहब को याद आ गया कि शनाख्ती कार्ड भी मेरा गया हुआ था। तो बहरहाल पीर साहब तो बेकार भी हो गए क्योंकि गाड़ी तो बंदा ले गया। ठीक है। उसके बाद पीर साहब अपने मरीदैन के साथ गए कि फार्म हाउस जो है ना उसके ऊपर जाते हैं। जब वो फार्म हाउस पे गए तो वहाँ पे पता चला वो फार्म हाउस तो किराए पे लेता रहा है वो। ये पहले दिन फंक्शन हुआ था तो किराए पे, वो तो रेंट पे देते हैं फार्म हाउस। ठीक है। तो पहले दिन फंक्शन भी रेंट पे था। जब दूसरी मरतबा वो तशरीफ़ लाए थे तो उस दिन भी रेंट पे था और जो कैटरिंग हो रही थी वो होटल की हो रही थी, सारे वेटर होटल के थे। अच्छा। और वहाँ पे जो लोग स्टाफ बैठा हुआ था सारा किराए पे था और पूरा एक स्टेज उसने बनाया हुआ था। और वहाँ पे पीर साहब को अंदर भी इसलिए नहीं लेके गया, अंदर फर्नीचर ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि बाहर ही उन्होंने फर्नीचर लगाया हुआ था, पूरा ड्रामा सजाया हुआ था और वहीं पे पीर साहब की ज़ियाफ़त हो रही थी, खाना हो रहा था और पीर साहब इसी चीज़ पे खुश थे कि वेटर फिर रहे हैं, इतना स्टाफ फिर रहा है वहाँ पे। और फिर वो कराची चले गए पीर साहब। कराची गए तो उस बिल्डिंग पे गए तो बिल्डिंग पता चला है ही किसी और की। अच्छा। और वहाँ पे तो ठेकेदार लगा हुआ है कोई और। तो उसने कहा जी कि वो साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी कौन से साहब? उन्होंने कहा मैं तो उनके साथ आया था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप आए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये पीर साहब पूरा फ्लोर ख़रीदना चाहते हैं। अच्छा। और हम उनको मायना करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो वो तो इसलिए आपको ऊपर लेके गए, फ्लोर दिखाया उन्होंने, वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा करवाया और हमें तो उन्होंने ये कहा हुआ था कि हम ये पूरा फ्लोर ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है। हम तो इस बात पे खुश थे, हमने तो इसलिए प्रोटोकॉल दिया था आपको। तो वो कौन से साहब और कौन से? तो पीर साहब जी बड़े हैरान हुए। फिर वो पहला तो छुपा के फिरते रहे क्योंकि किसी को बता नहीं सकते थे। फिर उन्होंने कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया तो पता चला हर चीज़ फक्टिशियस थी। अच्छा। मुकम्मल तौर पे बंदा था ही नहीं कोई और बंदा गायब हो गया 50 करोड़ रुपए लेके पीर साहब, और वो अभी तक नहीं मिला। और पीर साहब अब पूरी रूहानी ताकतों के साथ उनका पीछा कर रहे हैं, उसको तलाश कर रहे हैं और है ही नहीं किसी जगह पे। ठीक है। पूरा 50 करोड़ रुपया पीर साहब का उड़ गया सर। पीर साहब कौन है चॉइस साहब? बता दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में नहीं रुके चॉइस साहब, हम आप ऐसे नहीं, हम गैस कर पाकिस्तान नहीं, हम गैस करते हैं ऐसे नहीं। पीर साहब का नहीं मैंने बताया। आपने पहले वीडियो की है इन पे? नहीं मैंने नहीं की। आपने नहीं की इन पे? इस्लामाबाद पिंडी से ताल्लुक है? नहीं। आपने कहा था होंगे हाँ, लेकिन मैंने उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं की। मैं सही कह रहा हूँ, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो दूसरे पीर साहब बहुत हैं यहाँ पे, बड़ा घराना है। सारे पीर बड़े होते हैं जिनके पास 50 करोड़ रुपया होता है वो बड़े पीर होते हैं। तो आपने नहीं बताया? नहीं जाती है क्योंकि पीर साहब के साथ मेरी कमिटमेंट है कि मैं उनका नाम नहीं बताऊँ। अच्छा, लेकिन पीर साहब ने आपको स्टोरी बताई? अब इसमें ना मैं हाँ करूँगा ना करूँगा। नाज़रीन कोशिश की मैंने, बहुत यकीन माने मैं भी नहीं जानता, मैंने बहुत कोशिश की। चॉइस साहब ने मुझे भी नाम नहीं बताया। आप अगर जान सकते हैं या निकाल सकते हो तो निकाल लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।